वेलकम टू विंग्स उड़ान। दोस्तों 2 सितंबर से जेकेएस मेंस 2022 के फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, जिसको कहीं ना कहीं डीएएफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भी बोलते हैं यूपीएससी की भाषा में, जिसमें आपको अपने ऑप्शन को चूज करना है, सेंटर को चूज करना है और भी डिटेल्स भरनी है मेंस के रिलेटेड और रजिस्टर करना है अपने आप को। सो वहां से मुझे लगता है अब तो कहीं ना कहीं सीरियसनेस आ जानी चाहिए। ये डेट जो है ये खतरे की घंटी, काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि अब 2 महीने के बाद आपका एग्जाम है। टेंटेटिव डेट 21 नवंबर की बताई गई है, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू 21 नवंबर। कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं कि उस दौरान फॉरेस्ट सर्विसेज का भी एग्जाम है, तो शायद डिले हो जाएगा, लेकिन र्यूमर्स पे भरोसा मत करें आप। डिले होगा तो अच्छी बात है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, लेकिन प्रिपरेशन 21 नवंबर के हिसाब से ही होनी चाहिए। दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं सीरीज जिसको हम कहेंगे डेली मेंस डोज। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम स्किप कर जाते हैं मेंस के एग्जाम के रिलेटेड। पढ़ने को इतना है कि पढ़ता ही रहता है इंसान, स्ट्रैटेजी, आंसर राइटिंग, एस्से, एथिक्स और वीकली टेस्ट सीरीज को भूल जाते हैं हम लोग। तो मैं ऐसी ही चीजें कुछ ना कुछ आपको बताता रहूंगा हर वीडियो में, कुछ ना कुछ जिस चीज से आपको कुछ फायदा हो सके मेंस में। सो आज का जो लेक्चर है इट इज मोर अबाउट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, कि एक तरफ तो GS1, GS2, GS3, GS4 है ही और ऑप्शनल भी है आपका जो आपको प्रिपेयर करना है, एंड एस्से। बट आर देयर एनी पेपर जिसमें आप अगर थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो मार्क्स आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है? बिल्कुल है। यह पेपर है एस्से का और एथिक्स का, जिसको बहुत ही ज्यादा निगलेक्ट किया जाता है। सो आज इसी के बारे में बात करेंगे। आज हम एस्से के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एथिक्स के बारे में बात करेंगे। एस्से दोस्तों 2 जगह लिखना होता है आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एक कंपलसरी इंग्लिश का भी पेपर होता है। ये पेपर जो है 2021 के केएस के मेंस का पेपर है जो अप्रैल में हुआ था। तो जिन लोगों ने अभी भी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि आप पेपर डाउनलोड करें, जेकेपीएससी की वेबसाइट पे जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें और उसको देखें ये क्वेश्चन आते कैसे हैं। बहुत से लोग इस बार पहली बार मेंस लिखेंगे, क्योंकि सीसैट की वजह से काफी सारे लोग जो है ऐसे भी लोग हैं जो काफी जो है मेहनत करके गए थे, जिन्हें बड़ी बार मेंस लिखा था पर उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ, और काफी सारे न्यू फ्रेशर्स लोग भी आ चुके हैं सीसैट की वजह से भी। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना जरूरी है कि अब जो प्रीलिम्स हुआ है आपका, इस बारी कट ऑफ बहुत नीचे गया है, 30s के आसपास सुनने में आ रहा है, 35 के आसपास, तो काफी लो गया है कट ऑफ। हमेशा इतना लो नहीं जाएगा। 2018 में कट ऑफ गया था 93, 30 और 93 में 60 नंबर का डिफरेंस है। सीटें ज्यादा थी, सीसैट डिफिकल्ट था, तब कहीं जाके प्रीलिम्स हुआ। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है इसको यूज करें। तो मेंस के लिए सबसे पहली बात जो पेपर है वो है कंपलसरी इंग्लिश का। ये क्वालिफाइंग पेपर है, जैसे कि सीसैट क्वालिफाइंग था। इसके 300 मार्क्स होते हैं 300 मार्क्स, और आपको सिर्फ पास करना होता है। 25% मार्क्स आपको इसमें लेने होते हैं। वहां पर 33% हुआ करता था सीसैट में, यहां पर आपका 25% है। सो आप मान के चलें कि यहां पर भी 33% का ही टारगेट रखें आप, क्योंकि 25% का टारगेट रखेंगे तो फिर होगा ही नहीं। 100 मार्क्स मिनिमम आपको यहां से लेने ही लेने हैं। सो सबसे पहली बात आपको बता दूं कि 100 मार्क्स का तो सीधे सीधे पहला एस्से होता है। ये बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न है जो यहां पर केएस में भी फॉलो किया गया है। 2018 में, 2021 में सेम पैटर्न है। इंग्लिश का 300 नंबर का पेपर, पहला ही क्वेश्चन, 4 ऑप्शन होते हैं एस्से के, इनमें से आपको एक पे एस्से लिखना होता है 600 वर्ड्स का। ये वाला जो एस्से है, अगर आपने यहीं पर कर दिया, आगे आपने कॉम्प्रिहेंशन में सही से आंसर नहीं भी दिए, थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक भी हो गई, आगे आपका प्रेसी राइटिंग भी होता है। इस पेपर को देखना जरूरी है। देखो पहला आ गया एस्से 100 नंबर का, फिर आ गया आपका पैसेज, और उसके आगे आपका आ गया पैसेज के आगे इसके क्वेश्चंस, उसके बाद अगला पैसेज, इसके क्वेश्चंस, एंड देन देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ब्स है, ग्रामर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कई सारे लोगों को इंग्लिश में परेशानी होती है, हालांकि बहुत कम ऐसा होता है कि इंग्लिश का पेपर, कंपलसरी इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर किसी का फेल हो जाए। बट स्टिल अगर आप बिल्कुल ही नहीं देखेंगे इसको, और अगर आपका इंग्लिश ऐसे भी कमजोर है, सीसैट में आपका इंग्लिश वैसे भी कमजोर है, तो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए इस पेपर को। तो ये तो खैर हो गया क्वालिफाइंग पेपर, इसका उतना बड़ा मसला नहीं है, हल्का फुल्का नजर दे देंगे आप तो पास हो ही जाएगा, 10वीं लेवल की इंग्लिश है। अब आता है असली पेपर एस्से वाला, जिसके 250 मार्क्स है, जिसको काउंट भी होगा, जिसको यूपीएससी की भाषा में पेपर 1 लिखा गया है। ठीक है ना? तो उसके ऊपर बारे में बात करते हैं। आइए जी हम पेपर इंग्लिश एस्से कंपलसरी। ये इंग्लिश एस्से कोई 11वीं 12वीं का इंग्लिश एस्से नहीं है, ये सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है।
यहां पर मैं आपको एक मंत्र बताना चाहूंगा, जो मंत्र आपके काफी काम आएगा, चाहे एसे की बात कर ली जाए, चाहे आंसर राइटिंग की बात कर ली जाए, चाहे एथिक्स की बात कर ली जाए। एक मंत्र यह है जिसको हम कहते हैं पेस्टल। थोड़ा मैं जूम इन कर लूं ताकि मुझे जगह मिल जाए लिखने की। इस गुरु मंत्र को हम कहते हैं पेस्टल, PESTLE। पी से मतलब पॉलिटिकल डायमेंशन, ई से मतलब इकोनॉमिक डायमेंशन, एस से मतलब सोशल डायमेंशन, टी से मतलब टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, एल से मतलब लीगल डायमेंशन, और लास्ट वाली ई से मतलब एनवायरमेंटल डायमेंशन। जब भी आप कोई भी आंसर लिखें या कोई भी एस्से लिखें तो सबसे पहले देखें कि क्या उस एस्से के टॉपिक के हिसाब से इनमें सब डायमेंशन आ सकती हैं। जरूरी नहीं कि हर एस्से में सब डायमेंशन आए, पर आप कोशिश करें जो भी एस्से लिखें, जो भी आंसर लिखें, उनमें सारी डायमेंशन चेक करें। अब ऑब्वियसली बात है, जीएस पेपर 1 की बात करेंगे जिसमें हिस्ट्री है, बाकी चीजें हैं, उसमें तो ये डायमेंशन नहीं आएंगी। ये डायमेंशन आएंगी जीएस 2 में, जीएस 3 में, एस्से में। जब भी आप एस्से लिखें, जब भी आप ऐसी चीज लिखें जिसमें डायमेंशन कवर हो सकती हैं, तो हर डायमेंशन के ऊपर पॉइंट लिखना जरूरी है। सो जब भी आपको पेपर मिलता है, पेपर के ऊपर ये पेस्टल लिख लीजिए, इससे आपको आसानी होगी ब्रेनस्टॉर्मिंग में। इट इज ऑल अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग जितना करोगे आप, उतने अच्छे पॉइंट्स निकल कर आएंगे, उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। अब हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू राइट एन एस्से। सबसे पहले तो उसकी बात करते हैं, हाउ टू राइट एन एस्से, हाउ टू राइट अ गुड एस्से। एक्चुअली कैसे अप्रोच किया जाए एस्से को। पहली बार मुझे लगता है जब मैंने यूपीएससी के बाद इंजीनियरिंग की, और इंजीनियरिंग के बाद 12वीं के बाद इंजीनियरिंग के बाद यूपीएससी की, तो मैंने पहली बार यूपीएससी में ही एस्से लिखा, और मुझे वही 10वीं 12वीं वाला एस्से याद था। इंजीनियरिंग में तो ऐसे लिखना नहीं होता है। सो आई डिड नॉट नो हाउ टू अप्रोच एन एस्से। बहुत ही रैंडम, बहुत ही अनऑर्गेनाइज थॉट प्रोसेस था, और जिसकी वजह से मेरा एस्से कभी अच्छा होता नहीं था। सो समबडी टॉट मी हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म एस्से, हाउ टू अप्रोच एस्से, और उसी की आज हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2021 में क्या टॉपिक्स आए थे एस्से पे। देखिए पैटर्न देख लीजिए पहले। यूपीएससी का पैटर्न है पूरा। एस्से के पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। हर सेक्शन में 4 एस्से होते हैं, 4 में से आपको 1 लिखना होता है। सेक्शन ए में से भी 1 और सेक्शन बी में से भी 1। अब टॉपिक वाइज देखिए। आई एम द सेक्शन ए की बात करें, और ये भी 250 मार्क्स का होता है, और आपको वही 3 घंटे मिलते हैं। तो एस्से का पेपर शायद द ओनली पेपर, एस्से का पेपर सिर्फ एक ही पेपर है जिसमें ना तो टाइम की कमी मिलेगी आपको और ना ही पेपर की कमी मिलेगी आपको। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, और इसमें एफर्ट डालोगे 250 में से 150, 170, 180 मार्क्स भी ले सकते हैं। लेकिन जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 में बहुत मुश्किल है 120 से ऊपर जाना। और एथिक्स भी ऐसा पेपर है जिसमें 150, 170 मार्क्स भी ले सकते हैं। 2018 में एक स्टूडेंट ने लिए भी हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी स्कोरिंग, जिसको अंडर प्ले मत करिए। आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, एथिक्स, बट आप एस्से की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। एस्से इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं है, जो आप जीएस पढ़ रहे हो वही है एथिक्स का मैटर भी, बट प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसका स्ट्रक्चर लाना जरूरी है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, फ्लो चार्ट डायग्राम, ग्राफ्स, ये सब चीजें होना बड़ा जरूरी है। सो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि किस तरीके से टॉपिक को चूज किया जाए। सेक्शन ए के टॉपिक्स पढ़ते हैं। आई एम द वाइजेस्ट मैन अलाइव, फॉर आई नो वन थिंग, दैट इज आई नो नथिंग। ऐसा एक जरूर होगा फिलोसॉफिकल, जिसमें एक कोट दिया होगा, और कोट के ऊपर आपको ऐसे लिखना है। इसको हम कहते हैं ओपन एंडेड एस्से। क्या कहते हैं जी? ओपन एंडेड, फिलोसॉफिकल। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी हिस्टोरिकल, कोई भी एनेक्डोट, यानी एनेक्डोट का मतलब अपनी जिंदगी से रिलेटेड किसी भी सिचुएशन को लेते हुए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, अमेरिका, इंडिया, सब कुछ मिक्स कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू जस्टिफाई यूर स्टैंड। ठीक है? ऐसा एस्से एक होगा ही होगा। अगर आपको कोई दूसरे टेक्निकल टॉपिक्स नहीं आते होंगे तो आप ये ऐसा कर सकते हैं। पैंडेमिक्स, दो कैटास्ट्रोफिक, आर इन द एंड मेंट टू फॉस्टर ह्यूमन प्रोग्रेस। कह रहा है कि पैंडेमिक बेशक बहुत तबाही मचाने वाले होते हैं, बट अगर आप उसका एंड रिजल्ट देखें तो हमेशा कहीं ना कहीं वो इंसान को प्रोग्रेस करने में हेल्प करता है।
तो ये थोड़ा बहुत टेक्निकल आ गया, ये ओपन एंडेड नहीं है, इसमें पेंडेमिक की बात चल रही, तो हमें पेंडेमिक के इर्द गिर्द ही घूमना है। लेकिन अगर आप एस्से 1 की बात करेंगे, आप इसमें हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, सोशल कोई भी चीज ले सकते हैं। अभी हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो मैं बताता हूं आपको। उसके बाद आ गया द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्ग। गांधी जी का स्टेटमेंट है, वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्ग। कहने का मतलब क्या हुआ कि वीक जो है वो अगर कहेगा जा मैंने तुझे माफ कर दिया, तो ये माना जाएगा तो वो डर गया। और स्ट्रॉन्ग जो है, स्ट्रॉन्ग के हाथ में पावर है उसको नुकसान पहुंचाने की। अगर वो माफ करता है तो लगता भी हां ये बहुत नुकसान कर सकता था इस इंसान का, इसने फिर भी नहीं किया। ये कहीं ना कहीं ये मतलब है। उसके बाद आ गया ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग रेन बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। अब मैं आपको एक चीज बोलूं, अगर आप फिलोसॉफिकल या ओपन एंडेड या फिर एक कोट बेस्ड एस्से चूज करते हैं, इसके लिए सबसे बेस्ट है पेस्टल एनालिसिस, जो मैंने अभी आपको पहले बता दिया। ऐसे एस्सेज में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन देखिए और उस हिसाब से इसको करिए। समझ में आ गई बात? अभी हम एक एस्से पकड़ते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने थर्ड एस्से ले लिया जी, द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्ग। आइए इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। अब देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आप टॉपिक्स में से चूज करो कि आपके स्किल सेट के हिसाब से और आपके नॉलेज के हिसाब से कौन सा एस्से आपको सूट कर रहा है। अब ये कैसे डिसाइड होगा, आपको कैसे पता चलेगा जब आपने पहले यूपीएससी या केएस कैसे लिखा ही नहीं है। जितनी बार आप ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि मेरे स्किल्स क्या हैं। क्या मैं एक कोड बेस्ड एस्से लिख सकता हूं अच्छा, या फिर मैं कोई स्पेसिफिक एस्से जैसे कि इकोनॉमी के ऊपर, जैसे कि सोसाइटी के ऊपर, जैसे कि टेक्नोलॉजी के ऊपर लिख सकता हूं। आगे अभी आएंगे टॉपिक्स। क्या करना चाहिए मुझे, ये जब आप हर हफ्ते कम से कम एक एस्से लिखेंगे तभी तो डिसाइड होगा कि आपका एस्से, आप किस किस्म के एस्से को अच्छा लिखते हैं। देखो, जो आपने ग्रेजुएशन की है, जो आपने पढ़ाई की है, उसकी वजह से आपकी कुछ स्ट्रेंथ, कुछ वीकनेसेस हैं, उन्हीं के ऊपर बिल्ड करना है। नए टैलेंट, नया स्किल, नया स्टाइल अडॉप्ट करना जो आपके स्टाइल के अपोजिट है, वो थोड़ा नुकसानदेह भी हो सकता है इतने कम टाइम में। 2 महीने में एक नया राइटिंग स्टाइल डेवलप करना आसान नहीं है। जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आंसर राइटिंग स्टाइल है, डिपेंड्स अपॉन योर ग्रेजुएशन बैकग्राउंड, उसी पे बिल्डअप करना है। वही तरीका है इस 2 महीने के टाइम में अच्छा ऐसे लिखने का। चलो पहले मैं टॉपिक एंड पे चूज करते हैं, पहले सारे टॉपिक्स देख लेते हैं। अब आ गया अगला सेक्शन बी, इंडियाज $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अ ड्रीम और रियलिटी। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि जो इंडिया का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, यह सचमुच पॉसिबल भी है या फिर एक सपना ही है, पॉसिबल नहीं हो सकता। ये स्पेसिफिक एस्से, इकोनॉमिक एस्से आ गया, तो इसमें आपको ज्यादा इकोनॉमी के ऊपर बात करनी है और इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, स्टैट्स देने हैं, फिगर्स देने हैं, जस्टिफाई करना है विद फैक्ट्स। लेकिन कोट बेस्ड एस्से में तो कोई ऐसा इशू होता नहीं है। आप ओपन एंडेड कहानी सुना लो, आप ओपन एंडेड किसी बड़े महापुरुष की लाइफ की एग्जांपल ले लो, आप किसी इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर लो। अभी देखेंगे हम, जेंडर इनइक्वालिटी इज रूटेड इन सोशल डिस्क्रिमिनेशन नॉट इन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। कह रहा है कि जो जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है अगेंस्ट वुमेन एंड अगेंस्ट LGBTIQ कम्युनिटी, जेंडर, अब ये बात देखें, लीगली जेंडर ज्यादा डिफाइन हो चुके हैं। इनफैक्ट ट्रांसजेंडर्स को भी एक सेपरेट जेंडर आइडेंटिटी दी गई है बाय सुप्रीम कोर्ट। सो यू हैव टू एंश्योर कि जब आप बात करें आप सारे पर्सपेक्टिव लें, LGBTIQ को भी इन्वॉल्व करें। तो कह रहा है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है, इसका जो बेस है वो बायोलॉजी की वजह से उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा कि वो बायोलॉजिकली डिफरेंट है, वो इसलिए डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है क्योंकि सोशल बेसिस पे उनको दबाया जा रहा है। अब ये स्टेटमेंट ने लिख दिया, ना तो आपको इसके फार लिखना है ना तो अगेंस्ट लिखना है, आपको लिखना है मिडल पाथ। हमेशा याद रखना, एस्से की बात जब भी करें कंप्लीटली अगेंस्ट मत जाओ, कंप्लीटली फॉर मत जाओ, जस्टिफाई मत करो स्टेटमेंट को। अदरवाइज लगेगा कि आपको जो एस्से ने बोला है, मतलब जो एग्जामिनर है उसकी बात को जस्टिफाई करो, आपने अपना पॉइंट रखा ही नहीं। आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स लाने हैं, ब्रेनस्टॉर्म करना है, कुछ फॉर लिखने हैं, कुछ अगेंस्ट लिखने हैं। कोई कितना भी गलत टॉपिक हो, यानी कोई ऐसा टॉपिक हो जिसको आपको पता है ये गलत है, उसके लिए भी पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढ लेने हैं। कोई कितना भी पॉजिटिव टॉपिक हो, उसके लिए भी नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढ लेने हैं। ऑलवेज अडॉप्ट अ मिडल पाथ, ना कंप्लीटली इस तरफ, ना कंप्लीटली उस तरफ, ना कंप्लीटली अगेंस्ट, ना कंप्लीटली फॉर। अभी हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे।
वी डोंट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम एंसेस्टर्स, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। अब देखो, कह रहे हैं कि अर्थ हमारी संपत्ति नहीं है, हमारी जागीर नहीं है। हमने अपने माँ बाप से, अपने बाबा, अपने आबा और अजदाद से, अपने दादा परदादाओं से विरासत में नहीं ली है, बल्कि ये हमारे ऊपर उधार है हमारी आगे आने वाली जनरेशन का। यानी ये बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तभी तो अर्थ नहीं रहेगी जब आप उसको सस्टेनेबली डेवलप नहीं करोगे। कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है कि इकोनॉमिक ग्रीड में, जीडीपी को बढ़ाने में, ग्रोथ की बढ़ाने में हम एनवायरमेंट को इतना लॉस कर रहे हैं कि कल को अर्थ रिकवर ही नहीं कर पाएगी। तो इसके ऊपर आपको आर्गुमेंट लिखने हैं। अगेन पेस्टल एनालिसिस, कोट बेस्ड एस्से है ये। टेक्निकल एंड सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया हैव ब्रॉट पावर बैक टू पीपल। कह रहा है कि टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने लोगों के हाथ में पावर लाई है। बताओ जी, सही है कि गलत है? यह बात हमेशा ध्यान रखना आप कि आपको जस्टिफाई नहीं करना है। यू डोंट हैव टू जस्टिफाई इट, यू हैव टू गिव योर आर्ग्यूमेंट्स। ओके, क्या सबसे पहले आपको देखो, चलो हम यहीं से शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया हैव द पावर, हैव गिवन द पावर, हैव ब्रॉट द पावर बैक टू पीपल। आओ हम इस पे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, इस टॉपिक पे। सबसे पहले जब आपने टॉपिक चूज किया, प्रक्रिया क्या होनी चाहिए इससे लिखने की? सबसे पहले आपने टॉपिक चूज किया, टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया हैव ब्रॉट पावर बैक टू पीपल। चलो जी, आपने डिसाइड कर लिया, मैं इस पे लिखूंगा। अब एस्से के एंड पे, आपकी आंसर शीट के एंड पे रफ की जगह दी हुई है, वहीं पे रफ करो, क्योंकि वो आंसर शीट जाएगी एग्जामिनर के पास, उसकी नजर पड़ेगी उस पर कि हाँ इसने ब्रेनस्टॉर्म किया हुआ है। अब देखो, आप सबसे पहले तो आपको हिंदी में अपने आप को समझाना है या फिर अपनी भाषा में समझाना है कि ये बोल क्या रहा है। अंग्रेजी में पढ़ लिया, हिंदी में अपने आप को समझाओ। ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने लोगों के हाथ में ज्यादा पावर दे दी है कंपेयर टू जब टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया नहीं थी। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि ये स्टेटमेंट क्या है, सही है कि गलत है। हाँ, एक तरीके से सही भी है। सोचो, हाँ टेक्नोलॉजी तो सही भी है, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की वजह से हम सवाल जवाब कर सकते हैं, हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो गई है, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हो गई है। कोई भी सरकारी स्कीम होती है, कोई भी सरकारी डिसीजन होता है, फौरन आ जाता है। किसी भी सरकारी मुलाजिम ने मिसबिहेव किया, रिकॉर्ड करो, अपलोड कर दो, तो पावर तो आई है, अकाउंटेबिलिटी तो आई है। लेकिन इसी सोशल मीडिया और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को आपस में मिस इन्फॉर्मेशन भी तो दी जाती है। इसी टेक्नोलॉजी और इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए आपस में कम्युनल राइट्स भी तो करवाए जाते हैं, फेक इंफॉर्मेशन भी तो फैलाई जाती है, और कितनी सारी चीजें, पेडोफिलिया, पोर्नोग्राफी एंड सो मेनी बैड थिंग्स आल्सो हैपन। और कई बारी कुछ लोगों को ज्यादा एडवांटेज मिलता है टेक्नोलॉजी का, कुछ लीडर्स को कंपेयर टू अदर लीडर्स। जिन गांव में, जिन इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज नहीं है और जिन इलाकों के वोटर्स सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, उनके लिए तो पावर नहीं है। वो कैसे इन्फ्लुएंस करें वोटर्स को, या फिर वोटर्स कैसे देखें कि हमारे लीडर ने आज क्या स्पीच दी। आज की डेट में भी इंटरनेट 40 से 50% लोग इस्तेमाल करते हैं हिंदुस्तान में, 50% के पास तो अभी भी नहीं है, तो उनका क्या। तो अब हम सबसे पहले मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर देते हैं कि ये बात कर रहा है टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की, और कह रहा है पावर टू पीपल। ये इसके कीवर्ड्स हैं, पावर टू पीपल, टेक्नोलॉजी, मीडिया, ये इसके कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स मैंने आइडेंटिफाई कर दिए। अब मैं शुरू करूंगा ब्रेनस्टॉर्मिंग। एस्से होगा 3 घंटे का, एक एस्से लिखने के लिए आपको होगा 1.5 आवर्स, और इस 1.5 घंटे में से कम 30 मिनट आप सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, कुछ लिखोगे नहीं, सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे। क्यों? क्योंकि लिखने के लिए जब आपके दिमाग में पूरे पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स क्रोनोलॉजिकली पूरा अरेंज्ड हैं, फिर आपको टेंशन नहीं है, फिर आप 1 घंटे में 1200 क्या 2400 वर्ड भी लिख लोगे। अगर आपने ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया हुआ है तो आप लिख रहे हो एक पॉइंट, फिर आप सोच रहे हो, फिर आप कट कर रहे हो, फिर आप लिख रहे हो, फिर नहीं मुझे ये पॉइंट ऊपर लिखना चाहिए था, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आधे घंटे आप प्योरली ब्रेनस्टॉर्म करो, प्योरली ब्रेनस्टॉर्म। अब हम देखते हैं ब्रेनस्टॉर्म करना कैसे है। सबसे पहले मेरे दिमाग में टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के रिलेटेड जो भी पॉइंट आ रहे हैं मैं वो लिखना शुरू करूंगा। मुझे ऑर्डर में आने की जरूरत नहीं है, मैं कोई भी पॉइंट आ रहा है उसको मैं लिखना शुरू करूंगा। हाँ भाई, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया, इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है कि नहीं? ट्रांसपेरेंसी, कोई भी सरकारी स्कीम, कोई भी सरकारी डिसीजन एकदम से हमें पता चल जाता है, तो हमें
ऐसा नहीं होता कि सरकार पीछे से कोई डिसीजन ले ले, कोई चीज खरीद ले, कोई चीज बेच दे और हमें पता भी नहीं चला। अगर हमें पता टाइम पे चल जाता है तो हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, अगर हम उसके अगेंस्ट हैं तो उसके खिलाफ हम आवाज भी उठा सकते हैं। लेकिन अगर पता ही ना चले तो क्या होगा? तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, बिल्कुल सही बात है। अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ी है। क्यों? क्योंकि कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर लो, कोई सरकारी मुलाजिम आपको कोई मना कर देता कि जाओ दफा हो जाओ, मैं नहीं करता, फिर आप उसका वीडियो उठा लो तो वो परेशान हो जाता है कि यार कहीं कोर्ट कचहरी बात ना पहुंच जाए, मुझे जो निकाल दिया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ गई है। उसके बाद हम इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कर पाते हैं। इन्फॉर्म्ड चॉइसेस और इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ये भी एक राइट है हमारा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट 2005 का क्या लॉजिक था? जब तक लोगों को इंफॉर्मेशन हो ही नहीं कि कोई डिसीजन का क्या रेमिफिकेशन हो सकता है, हम इन्फॉर्म चॉइस कैसे लें? क्यों जरूरी है कि जब इलेक्शन होते हैं तो हर एक इंसान को, हर एक इंसानी एमएलए या एमपी के कैंडिडेट को अपना सारा इंफॉर्मेशन देना होता है। मेरी कितनी संपत्ति है, मेरा कितना केसेस का अगेंस्ट है, मैं कहां से रहने वाला हूं, मेरे मैरिटल स्टेटस क्या है। क्योंकि जब तक लोगों को उस कैंडिडेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ना हो, वो कैसे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, कैसे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, कैसे एक वाइज डिसीजन ले सकते हैं। सो वी आर एबल टू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, क्योंकि हमें सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के थ्रू मिनटों में पता चल जाता है कि दुनिया में चल क्या रहा है। उसके बाद और पॉइंट बताओ। दूसरा, मोबिलाइजेशन आसान हो गई है। मोबिलाइजेशन, अगर कोई चीज आपको गलत लग रही है, आप पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हो उसके अगेंस्ट, सोशल मीडिया की वजह से आसान हो गया है लोगों को मोबिलाइज करना। क्यों? आप मैसेज ब्रॉडकास्ट करो, हां भाई हम फलानी जगह पर कैंडल लाइट स्ट्रीट प्रोटेस्ट करने वाले हैं, जंतर मंतर पे पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले हैं, आप फलानी जगह पहुंच जाएं, तो लोग लिखना शुरू कर देते हैं, आई विल अटेंड, मे बी, आई विल नॉट। फेसबुक पे इवेंट क्रिएट होते हैं। सिमिलरली आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब जगह पे शेयर कर सकते हैं मैसेजेस। तो मोबिलाइज करना आसान हो गया। पहले लोगों को घर घर जा जाके बताना पड़ता था, उनसे डिस्कस करना पड़ता था, खींच के लाना पड़ता था, अब आसान हो गया है। ना सिर्फ मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल, बल्कि मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो। क्या? रिसोर्सेज का मतलब अब प्रोटेस्ट करने के लिए आपको रिसोर्सेज की भी तो जरूरत है। जैसे फार्मर प्रोटेस्ट में सालों साल बैठे रहे वो उन जगहों पे जहां पर टोल प्लाजा वगैरह थे, वहां पर उनको खाने की भी जरूरत थी, पाने की भी जरूरत थी, टेंट भी लगाना था और वहां पर बाकी चीजें भी जरूरत थी। तो रिसोर्सेज की भी तो जरूरत होती है प्रोटेस्ट के लिए। जो लाठीचार्ज में या फिर जो भी पुलिस से मुठभेड़ में जो लोग जख्मी हो जाते हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटी की भी जरूरत होती है। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोटेस्ट। सो वो भी मोबिलाइज हो पाता है। लोगों ने डोनेट किया। जब किसान प्रोटेस्ट चल रहा था तो अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क वगैरह सबसे लोगों ने डोनेट किया। क्यों? सोशल मीडिया पे आसान था, ऑनलाइन कनेक्ट करो, भेज दो। टेक्नोलॉजी की वजह से आसान हो गया सपोर्ट करना। सही बात है ना? मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो बिकम्स ईजियर। उसके अलावा सोशल मीडिया से हमको इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में भी पता चलता है। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जांपल जब एलजीबीटी, आपने देखा होगा यहां पर एलजीबीटी परेड होती है, जिसको रेनबो परेड भी कहते हैं। अभी तमिलनाडु में भी हुई थी। एलजीबीटी यानी लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल एंड क्वियर, QWER। ये इनकी परेड का जो सिस्टम है वेस्ट से शुरू हुआ कि भाई हम अपने राइट्स के लिए खुले आम डिक्लेयर करते हैं कि हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऐसी है। ये शुरू हुआ वेस्ट में, फॉलो हुआ इंडिया में भी। जब वहां गे परेड शुरू हुई, इंडिया में भी शुरू हो गई। सिमिलरली जब हम बात करें एबॉर्शन की लॉस की, अभी देखो यूएस में कितना बड़ा मसला बना हुआ है एबॉर्शन लॉस का। अगर आप सर्च करेंगे तो जो भी चीज इंटरनेशनली हो रही होती है वो इन्फ्लुएंस करती है इंडिया पे भी या फिर बाकी कंट्रीज पे भी, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सो वी लर्न कि बाकी लोगों ने कैसे प्रोटेस्ट किया था, हम भी सेम प्रोटेस्ट करेंगे। बाकी लोगों ने कैसे अपने हक मांगे थे, हम भी वैसे ही हक मांगेंगे अपने। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हो पाते हैं। ये आगे पॉजिटिव्स। अब नेगेटिव्स भी ढूंढने हैं आपने। आइए नेगेटिव्स भी ढूंढते हैं। इसको पहले हम डिलीट कर लें। क्या डिलीट तो करना नहीं चाहता मैं, क्योंकि हमें फिर इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। अब हम लिखते हैं नेगेटिव पॉइंट्स।
अब आप लिखोगे बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी ने इन अनइक्वल एक्सेस दिया हुआ है, अनइक्वल एक्सेस। देखो, आपने सुना होगा कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में, पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, अगर नहीं सुना है तो आप सर्च कर लेना, कैम्ब्रिज एनालिटिक्स। अभी यूएस के जब इलेक्शन थे तो ये कंपनी थी जिनने सोशल मीडिया के बेसिस पे लोगों के वोटिंग पैटर्न को जान लिया। इनके पास अमेरिकन हर एक वोटर के ऊपर 5000 डेटा पॉइंट्स थे जो इनने सोशल मीडिया और उनकी ऑनलाइन प्रोफाइल के बेसिस पे क्रिएट किए थे। ये इंसान का रिलीजन क्या है, ये किस एरिया में रहता है, ये क्या काम करता है, इसका वोटिंग पैटर्न जनरली प्रीवियस क्या रहा है, ये सोशल मीडिया पे किसको सपोर्ट कर रहा है, हम क्या पॉलिसीज लाएं तो ये इफेक्ट हो सकता है। और बहुत बड़ा मसला बना इनके ऊपर। यूके की कंपनी है कैम्ब्रिज एनालिटिका, जिस पे इल्जाम लगाया गया कि तुमने यूएस इलेक्शन को ऑल्टर किया। अब जब डेटा की बात करें जो सोशल मीडिया पे कलेक्ट होता है, डेटा का इस्तेमाल अगर प्रॉपर ना किया जाए उसको मिसयूज भी बहुत किया जा सकता है। आज के टाइम पे 2017 से बोला गया है डेटा इज द न्यू ऑयल। 2017 में डेटा की कीमत ऑयल से भी बढ़ चुकी है। जब आप पेपर 3 पढ़ेंगे, जीएस पेपर 3, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक है, उसमें एक टॉपिक आएगा बिग डेटा एनालिसिस, उसमें आप पढ़ेंगे इस चीज को कि क्या भला होती है ये। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि हम जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी है उसको मिस इंफॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लोग इन्फॉर्म डिसीजन लेने के बजाय उनको गलत इन्फॉर्म किया जाता है। कम्युनल राइट्स होते हैं, कम्युनिटीज के बीच में लड़ाइयां करवाई जाती हैं। क्यों भाई? वोट के लिए, समझ रहे हो ना। इसके अलावा क्योंकि इंटरनेट पेनिट्रेशन इंडिया में अभी इतनी नहीं है तो अनइक्वल एक्सेस भी है, और क्योंकि इंडिया में ऐसी कोई कंपनीज नहीं है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेड तो अनइक्वल एक्सेस है। तो इसमें कहते हैं डिजिटल डिवाइड, इसको हम कहेंगे डिजिटल डिवाइड। इट ऑल्सो क्रिएट्स डिजिटल डिवाइड। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, जिन लोगों को यूज करना नहीं आता, वो पीछे रह जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू वो लोग जिनको आता है। अब जब आपने सारे पॉइंट लिख दिए, अब आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालो। अब पहले आर्गुमेंट क्रिएट करो अपने दिमाग में कि हाँ, मैं ये पहले बोलूंगा कि टेक्नोलॉजी और इसमें फायदे बहुत सारे हैं, हमें एम्पावर किया, हमें पावर दी, हमें अकाउंटेबिलिटी दी, हमें ट्रांसपेरेंसी दी। हाउएवर हम अगर देखें तो इसके एट द सेम टाइम काफी सारे नुकसान भी हैं। जैसे कि हमने देखा यूएसए के इलेक्शन में कैम्ब्रिज एनालिटिका ने इसी सोशल मीडिया को यूज करके इलेक्शन के रिजल्ट्स को ऑल्टर किया। जैसे कि इंडिया में इलिटरेसी तो है ही, डिजिटल इलिटरेसी भी है। तो डिजिटल इलिटरेसी की वजह से जो लोगों को पास एक्सेस नहीं है, स्मार्टफोन का एक्सेस नहीं है, इंटरनेट का, उन लोगों को फायदा नहीं मिल पाएगा इसका। एट द सेम टाइम देखा जाए तो मिस इन्फॉर्मेशन, कम्युनल राइट्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बहुत सारी चीजें इस पे ऐसी भी होती हैं जो नुकसान ज्यादा कर रही हैं और फायदा कम कर रही हैं। और एंड पे आप आएंगे फिर कंक्लूजन पे, आप कहेंगे कि जहां तक बात की जाए, हां फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। हमें इंश्योर करना चाहिए कि इसके फायदे ज्यादा लोगों को पहुंचे और जो ये नेगेटिव चीजें हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उनको प्रॉपरली रेगुलेट किया जाए, एक बॉडी सेपरेट बनाई जाए जो किसी को भी फायदा ना उठाने देना, तो गवर्नमेंट को, ना तो लोगों को, ना तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, और ये इसका फायदा सबको पहुंचे। और इंटरनेट को राइट, ये एक फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट आज एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर आप लाइफ में प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। तो फिर आप अपने हिसाब से, फॉर एग्जांपल, पहला पॉइंट ये लिखूंगा, सेकंड ये लिखूंगा, थर्ड ये लिखूंगा, फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करो और लिख दो। समझ में आई बात? सो दिस इज हाउ यू राइट एन एसे। दिस इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। बड़ा छोटी सी कोशिश की मैंने आपको बताने की कि टॉपिक कैसे चूज करो, उसमें ब्रेनस्टॉर्म कैसे करो, उसमें पेस्टल एनालिसिस कैसे करो। उम्मीद है कि ये फायदेमंद साबित हुआ होगा आपके लिए। हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी, और एसेज की और एथिक्स की भी आने वाले टाइम में। डेली मेंस रोज आता रहेगा अब तब। और जिन लोगों को नहीं पता है, हमारे जो है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा हमारे नए चैनल का, जिसपे हम आईएएस केस की पढ़ाई करवा रहे हैं और कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स में कवर करते रहते हैं। उसको सब्सक्राइब करिए। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। टेस्ट सीरीज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप उस पर चेक करें। उसमें पहला टेस्ट ओपन है, आप देख सकते हैं। जीएस की टेस्ट सीरीज भी चल रही है और ऑप्शनल की भी चल रही है। आप यहां से लिखें या कहीं से भी लिखें, टेस्ट सीरीज जरूर लिखें।
टेस्ट सीरीज का मकसद होता है आपको अपना एनालिसिस करना, आपको वक्त पे पेपर खत्म करने में हेल्प करना। सारा गेम ही आंसर राइटिंग का है। और साथ ही साथ हमने डेली आंसर राइटिंग्स भी शुरू किया हुआ है। हम हर दिन बच्चों के आंसर चेक करके उनको वापस भेज रहे हैं, तो आप उसमें ज़रूर ज्वाइन करिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। हर रोज़ शाम के